लिवर चीज क्या है, लिवर के क्या फंक्शंस हैं। अभी आपने जिक्र किया जॉन्डिस का, तो ये क्या चीज होती है? पानी अगर गंदा पी रहे हैं तो उससे भी जॉन्डिस बन बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब हम आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने, जो कि कई बार जब लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो भी ये सुनने में आता है कि जी उनका तो लिवर खराब हो गया था क्योंकि वो पीते बहुत ज्यादा। गुड डाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए, क्या होता है अच्छी पाचन मैं वही आ रहा था कि एक्चुअली गुड लिवर मींस, तो क्या ड्रग्स भी जैसे अल्कोहल लिवर को डैमेज करती हैं, क्या ड्रग्स भी? बिल्कुल मैम, ड्रग्स भी बहुत सारे हैं जो हम अब कि गन्ने का रस बहुत अच्छा होता है लिवर के लिए, तो फिर जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग को रिवर्स करेंगे तो उतना ही वेट भी गेन हो जाएगा। आज हम ऐसी बहुत सी बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में भी हम डॉक्टर साहब से वो सारी चीज़ें पूछेंगे जो हमारे मन में एक तरह से एक मिथ या एक भ्रांति के तौर पर हमारे मन में हैं। वो आज हम डॉक्टर साहब से सारी बातें क्लियर करने वाले हैं। सो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों के साथ बैठ के ये पॉडकास्ट देखिए, ये नॉलेज शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। इसी पॉडकास्ट की छोटी रील्स, 30 सेकेंड्स वाली रील्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, जसवीराज टॉक जोन पे, या यूट्यूब पे भी यही रील्स आपको एज शॉर्ट्स एंड क्लिप्स मिल जाएंगे। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। इंग्लिश में एक कहावत है, व्हाट इज़ दिस लाइफ, इट डिपेंड्स ऑन द लिवर। अब लिवर में हम या तो लिवर को, जो इंसान की ज़िंदगी है, जीने वाला व्यक्ति, वो भी ले सकते हैं, और लिवर जो हमारा जिगर है, जो जिस्म में हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है, अगर वो फिट है, अगर वो हेल्दी है, तो ज़िंदगी की हर खुशी, हर तरह का खाना, व्यंजन, फिटनेस, इम्यूनिटी, और आप मान सकते हैं कि आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है। ये फैक्ट है कि जो लिवर है वो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और कहा जाता है कि वो 500 से ज़्यादा हमारे लिए फंक्शंस करता है बॉडी में। अब आप मान लीजिए कि आपके अगर बॉडी में कोई भी आपका ऐसा ऑर्गन है जो आपके लिए इतना ज़्यादा काम कर रहा है, तो फ़र्ज़ हमारा भी बनता है कि हम उसको खुश रखें, उसको स्वस्थ रखें, और उसको स्वस्थ रखने के लिए जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है वही आज हमें बताने आए हैं हमारे पास डॉक्टर अंकुश बांसल जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हम सेकंड एपिसोड पे जा रहे हैं। पहले एपिसोड में हमने डिस्कस कर लिया था कि फैटी लिवर क्या चीज़ है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि एसिडिटी क्या चीज़ है और इन सब से कैसे बचा जाए। आज हम इसी कड़ी को आगे ले जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि लिवर चीज़ क्या है? देखिए, वो कहते हैं ना कि अगर हमारा लिवर ठीक है तो हम हेल्दी हैं। जैसे पंजाबी में कहते हैं दिल और जिगर, तो दिल और जिगर दोनों ठीक होने चाहिए। बेसिकली जो लिवर है वो हमारी बॉडी का इंजन है, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसका जो वेट है लिवर का वो 1500 ग्राम है। तो इतना बड़ा अगर ऑर्गन हमारी बॉडी में सही काम कर रहा है तो मोस्टली चीज़ें ये कंट्रोल करता है। दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द इंजन। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये भी है कि ये रीजनरेट भी कर सकता है। रीजनरेट मतलब जैसे छिपकली की पूंछ होती है, थोड़ी सी निकल जाती है, दोबारा आ जाती है। अगर थोड़ा सा लिवर डैमेज भी हो जाए तो ये रीजनरेट भी कर जाता है। इसके फंक्शंस बहुत सारे हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। बट अगर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कुछ कारणों से ये ख़राब हो जाए या फेल हो जाए, या इसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट पड़ जाए इसके ऊपर, या ज़ख़म हो जाए, या कुछ भी कैंसर हो जाए, तो फिर इसको जल्दी ठीक होना इसका मुश्किल है। बट अच्छी बात यह है कि अगर लिवर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा इसको मतलब हम कुछ नहीं कर पा रहे हों, तो हम लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा भी आजकल अवेलेबल है, जिससे कि आदमी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। तो लिवर को पहले तो ये ख़राब होने में टाइम लेता है। अगर ख़राब हो भी जाए तो भी टाइमली अगर हम इसको बदल दें तो भी हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। लिवर के क्या फंक्शंस हैं? अब आते हैं, जैसे मैंने कहा कि लिवर के बहुत सारे लिवर फंक्शंस दे रहा है। तो लिवर के क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिवर का वो ये है कि ये हमारी पाचन शक्ति में बहुत हेल्प करता है। हम क्या खाते हैं अपने खाने में? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो इस सब की मेटाबॉलिज्म, जो भी हम खाते हैं
उन सब की मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत बड़ा रोल है। दूसरी चीज़ है डिटॉक्सिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली वो चीज़ है जिसमें क्या होता है कि हम अपने शरीर से जो गंदे पदार्थ हैं वो निकालता है ये, तो ये उसमें भी बहुत हेल्प करता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, जैसे हमने देखा हमें कभी चोट लगती है तो हमारा खून बहता है बट वो रुक जाता है। वो क्यों रुक जाता है खून हमारा? क्योंकि हमारी शरीर में एक कोगुलेशन प्रोसेस है जिसको बोलते हैं कि ब्लीडिंग रुक जाना, तो उसके लिए कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स चाहिए होते हैं, तो वो लिवर बनाता है ये। इसके अलावा जो इसके फंक्शंस हैं वो ये है कि बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स का ये स्टोरेज हाउस है। जैसे कहते हैं ना एक गोदाम है जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन स्टोर होते हैं, जब भी हमें ज़रूरत होती है तो ये उसमें रिलीज़ करता है। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि एक बहुत सारी प्रोटीन्स बनाता है, जैसे एल्ब्यूमिन, वो बहुत एक ज़रूरी है हमारी पूरी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके कारण आप सबको पता होगा, पीलिया। पीलिया होता है जॉन्डिस, तो लिवर जो है वो जॉन्डिस एक पदार्थ होता है बिलिरुबिन, तो उसकी मेटाबॉलिज्म में बहुत इसका मेजर रोल है कि उसको पचाने में, बिलिरुबिन को पचाने में, उसको बाहर निकालने में। तो उसकी जब अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है तो हमें जॉन्डिस होता है। तो लिवर का ये भी काम है कि बिलिरुबिन को अच्छे से मेटाबोलाइज करे और उसको डिस्पोज करे। तो ये सारे कुछ फंक्शंस हैं जो मतलब बेसिकली इसके कारण के लिवर का बहुत बड़ा रोल है। और हाँ, दूसरी बड़ी बात ये ग्लूकोज, जिसे शुगर बोलते हैं, उसकी भी मेटाबॉलिज्म में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने बोला ही है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, बट यह है कि अगर ये लिवर फेल होता है तो पेशेंट के अंदर शुगर भी कम होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी मेटाबॉलिज्म में भी ये बहुत सारी हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म से तो हम यही समझते हैं कि उसकी पाचन शक्ति, हाँ, पाचन शक्ति भी बहुत हेल्प करती है उसमें पचाने में। आपने जिक्र किया जॉन्डिस का, हाँ जी, तो ये क्या चीज़ होती है? हाँ, अभी हमने देखा होगा, हमें बहुत सारे लोग आते हैं कि जी पीलिया हो गया, तो बेसिकली जॉन्डिस का मतलब पीलिया ही होता है। पीलिया सबसे पहले आंखों में आता है, हमारी आंखों में, क्योंकि एक प्रोडक्ट होता है इलास्टिन, वो जल्दी से उसको पकड़ लेता है, जो एक प्रोडक्ट होता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जब आंखों में इलास्टिन का अटैच हो जाता है तो हमारी आंखें पीली हो जाती हैं, धीरे धीरे ऐसे ही स्किन में वो पीलिया बढ़ जाता है। तो जॉन्डिस का मतलब पीलिया। और पहले इस सवाल को अगर हम अच्छे से समझें, पहले हम ये समझें कि जॉन्डिस होता क्यों है। उसके लिए हमें थोड़ा सा मेडिकल साइंस में जाना पड़ेगा। 2 मिनट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जॉन्डिस जो होता है वो बिलिरुबिन एक प्रोडक्ट होता है, उसकी जब गड़बड़ाहट हो जाती है तो वो जॉन्डिस हो जाता है। अगर हम शुरुआत करें, हमारी बॉडी में हमारे पास आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, मतलब हमारे पास सेल हैं ब्लड में, जिसको आरबीसीज कहते हैं। नॉर्मली वो टूटते हैं हर बार, तो अगर उस रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाए या वो ज़्यादा टूट जाएं तो उससे क्या होता है, वो एक प्रोडक्ट होता है हीम, वो बन जाता है। जब हीम ज़्यादा बनता है तो वो ज़्यादा कन्वर्ट करेगा बिलिरुबिन को, और जो बिलिरुबिन है वो लिवर में जाता है। तो जब बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा तो लिवर ज़्यादा बिलिरुबिन को पचा नहीं पाएगा, तो वो वैसे ही बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो उसके कारण बिलिरुबिन डिपॉजिट जब हो जाता है बॉडी में तो उससे हमें पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है। तो ये प्रमुख कारण है कि जब बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म कम हो जाए तो हमें पीलिया हो जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कारण जब लिवर खुद से ही खराब हो जाए। ये तो हम बात कर रहे थे कि ब्लड सेल ज़्यादा टूट रहे हैं तो जॉन्डिस ज़्यादा हो सकता है। ऐसा मैंने बच्चों में देखा है जिसको हम हीमोलिटिक जॉन्डिस बोलते हैं, जिसमें जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो टूट जाते हैं ज़्यादा। और दूसरा कारण जो प्रमुख है वो है लिवर का खुद का ही खराब होना। उसके खुद के खराब होने के 4-5 मैं मेजर रीज़न बताऊँगा। सबसे पहले एक हेपेटाइटिस है, जो कि बहुत सारे वायरस है, वो हम आगे आप डिस्कस करते हैं। जब लिवर का एक्चुअली नक्शा होता है, जिसको लिवर पैरेन्काइमा बोलते हैं, लिवर वो जो उसका नक्शा खराब हो जाए अगर लिवर का, तो हेपेटाइटिस के कारण उसका नक्शा खराब हो सकता है, तो हमें जॉन्डिस हो सकता है। दूसरा है हम कुछ पदार्थ ऐसे ले रहे हैं, जैसे अल्कोहल होता है, ड्रग्स होते हैं, उसके कारण भी लिवर में सोजिश आ जाती है या लिवर सिरोसिस हो जाता है, तो जिसके कारण भी पीलिया हो जाता है। उसके बाद कई बार होता है कि हमारे अंदर बॉडी में पित्त ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि कई बार जो बिलिरुबिन को लेके एक डक्ट जाती है बाहर, उसे बाइल डक्ट बोलते हैं। वहाँ अगर कोई ब्लॉकेज हो जाए या कोई पत्थरी आ जाए या वहाँ कैंसर हो जाए तो भी हमें जॉन्डिस हो सकता है। जो एक और कारण जो जॉन्डिस का या पीलिया का है वो ये है कि कई बार हमें विटामिन की भी कमी होती है, जो कि हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। विटामिन B12, उसके कारण भी हमें जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि उसमें जो रेड ब्लड सेल है वो बनते ही नहीं है ठीक से, तो उसके कारण भी हमें जॉन्डिस हो जाता है। तो बेसिकली ये 3-4 कारण प्रमुख हैं जिसमें हम आगे और बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि पानी अगर गंदा पी रहे हैं तो उससे भी जॉन्डिस बन बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब हम आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने, जो कि ये बहुत ही ज़रूरी आज का मैसेज भी है। गंदे पानी और गंदे खाने से मैम हेपेटाइटिस A और E होता है, ये हमें सबको समझ लेना चाहिए। हेपेटाइटिस आपने देखा होगा, 10-12 साल के बच्चे या 20 साल के बच्चे सडनली आंखों का रंग पीला हो जाता है,
तो उसमें हमें ये पता चलता है कि फिर हम उनको नज़दीकी लीवर के डॉक्टर के पास लेके जाएं और उनका ए और ई वायरस चेक कराएं, क्योंकि जो गंदे खाने पीने से जो वायरस आते हैं बॉडी में, वो ए और ई वायरस आते हैं। होता क्या इस बीमारी में, जॉन्डिस आ जाता है आंखों में, और इनका लेवल ना कई बच्चों में तो बहुत बढ़ जाता है। हमने देखा है कि 20-25 तक पहुंच जाता है। माँ बाप घर बैठे रहते हैं, ट्रीटमेंट कराते नहीं है, तो उस कंडीशन में लेकर आएंगे जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो, फिर पेशेंट को हमें एडमिट करना पड़ता है, दवाइयाँ देनी पड़ती, बट वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है। हाँ, इसमें मैं ये बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि 1-2% केसेस में लिवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत पड़ सकती है छोटे छोटे बच्चों में भी, क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस ए और ई है कई बार ये रिजॉल्व नहीं होता है। अक्सर माँ बाप ये सोचते हैं ना कि बच्चे की आंखें पीली हैं या चेहरा पीला पड़ रहा है, तो उनको लगता है बच्चे ने डाइट अच्छी नहीं ली, खाना ठीक तरह नहीं खाता है, ध्यान नहीं रख रहा अपना, तो हो जाएगा ठीक समय से। वो उसको इतना स्ट्रांगली एंड सीरियसली लेते भी नहीं। हाँ, मैं वही मैसेज है कि ये ज़रूर लेना चाहिए। उनको दिखाओ, लीवर के कुछ टेस्ट कराओ, जो पेट या लीवर के स्पेशलिस्ट आपके नज़दीकी एरिया में उनको दिखाओ। और साथ में मैं ये भी कहूँगा, आजकल तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन आ गई, ये भी एक मैं मैसेज दे रहा हूँ। आजकल हर छोटे बच्चे को, जो न्यूबॉर्न भी है, 2 to 5 ईयर्स में उनको वैक्सीन लग जाती है हेपेटाइटिस ए की, जिससे कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है, तो वो हेपेटाइटिस ए वायरस उनको नहीं होता। तो अभी हम तो इसलिए वो वैक्सीनेशन कराना भी बहुत ज़रूरी है, वो एक प्रिवेंटिव मेजर है, हम रोक सकते हैं। तो हम अच्छी तरह एक बात तो समझ सकते हैं और वेरी क्लियरली समझ सकते हैं कि अगर लिवर पे ही हमारी ज़िंदगी निर्भर है, तो हमें लिवर का खास ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा सा भी हमें कभी भी इंडिकेशन आए, और ये जो आप सिम्टम बता रहे हैं इतना इजी और इतना सरल है कि आंखें पीली पड़ रही हैं, तो चले जाइए, इसमें कोई छुपे हुए सिम्टम वाली बात भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सो इसका तो ख्याल रखना लाजमी है और ज़रूरी भी है। एक और 2 वायरस के बारे में भी बताना चाहूँगा। जैसे अब हम ए और ई डिस्कस कर रहे थे, वो गंदे खाने पीने से होता है। जो हेपेटाइटिस ई होता है वो प्रेग्नेंट औरतों में भी काफ़ी कॉमन पाया गया। कई बार देखा है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में सडनली जॉन्डिस बहुत बढ़ गया, तो उसमें ई वायरस होता है। जैसे बच्चों में मैंने ए वायरस बोला, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में ई वायरस ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसका कोई विशेष कारण? विशेष कारण कि इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, कुछ हमारे टी सेल्स बी सेल्स होते हैं अंदर, तो वो थोड़ी उसकी डिसरेगुलेशन हो जाती है। सारा फिजियोलॉजी है, तो वो डिसरेगुलेशन हो जाती है जो हमारे इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं, तो उसके कारण प्रेग्नेंट लेडीज़ में हेपेटाइटिस ई होने के चांस कई बार ज़्यादा हमने देखा है कि वो पाया गया। कई बार जब लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो भी ये सुनने में आता है कि जी उनका तो लिवर ख़राब हो गया था, क्योंकि वो पीते बहुत ज़्यादा थे। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं 30-30 या 32-32 साल के, कहते हैं जी मैंने तो थोड़ी सी ड्रिंक करी, मेरा लीवर ख़राब हो गया, मेरे फ्रेंड तो बहुत करता है, उसका लीवर ख़राब नहीं हुआ। तो इसमें हम ये बात करेंगे कि पहले तो ये मैसेज है कि कोई भी अमाउंट ऑफ एल्कोहल आपके लिए सेफ़ नहीं है, ड्रिंक ना करे तो ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़ है कि जो एल्कोहल हर बंदा अलग तरीके से पचाता है उसको। ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो आप कुछ भी खाना खाते हो, आपको आपके अंदर की मेटाबॉलिज्म डिपेंड करती है कि वो आपको कितना लग रहा है। ऐसे ही शराब की भी मेटाबॉलिज्म होती है कि वो भी अल्टीमेटली एक ड्रग है। जैसे हम उसको लेते हैं, उसका सेवन करते हैं, किसी की मेटाबॉलिज्म किस तरह से हो रही है, किसी की मेटाबॉलिज्म किस तरह से हो रही है, बट अल्टीमेटली चाहे स्लो हो या फास्ट हो, एल्कोहल ने आपको डैमेज करना ही करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो एल्कोहल रिलेटेड सिम्टम्स हैं उससे क्या होता है। उससे वही लिवर का नक्शा ख़राब होता है। उसमें हमारे जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या आएंगे, सबसे पहले सिम्टम्स तो आएंगे भूख ना लगना, थकान आना, थोड़ा जी मतलाना, उल्टी आना या थोड़ा सा पीलिया होना, ये उसके शुरुआती लक्षण होते हैं। फिर धीरे धीरे अगर आप ड्रिंक करना नहीं बंद करेंगे तो फिर होता क्या है, फिर हम जैसे मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज़, जिसमें कि पेशेंट को उसके कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, लिवर का नक्शा बिगड़ जाता है। तो उसमें पेट में पानी भरना, पेट फूलना, टॉयलेट ब्लैक आना, खून की उल्टी आना, या बेहोशी होना, या सुरत ना आना, या अपना होशो हवास में नहीं रहता पेशेंट, या फिर यूरिन कम आना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लेटर स्टेजेस ऑफ लिवर डिजीज़ में आती हैं, जो अल्कोहल के कारण काफ़ी कॉमन है। तो इस चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं और आपको ये साइंस आ रहे हैं तो आपको तुरंत लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई ड्रिंक कर रहा है और वो समय पे अपने आप को कंट्रोल कर ले और ये बंद कर दे, तो उसका लिवर वापस यस मैम, ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है मैम, वेरी नाइस, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, किसी भी मोमेंट पे अल्कोहल स्टॉप करना आपकी लाइफ को बढ़ाएगा। हम तो केसेस यहाँ तक देखे हैं कि जो लिवर ख़राब हो चुका है, उनके लिवर बदलने की स्टेज पे हम आ जाते हैं, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट होता है, तो उनको भी यही बोलते हैं कि आप 3 से 6 महीने लिवर बंद करो, तभी आपका अल्कोहल बंद करो, तभी आपका लिवर ट्रांसप्लांट हो पाएगा। तो इसलिए अगर आपको पता चल गया कि आपके लिवर में डैमेज शुरू है, तो प्लीज़ उसको रुक जाएं, अल्कोहल बंद कर दें,
लिवर के डॉक्टर की बार बार सलाह लें, आप अपने लाइफ के ईयर्स बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल ड्रग्स के बारे में बहुत सुना जा रहा है, तो क्या ड्रग्स भी जैसे अल्कोहल लिवर को डैमेज करती हैं, क्या ड्रग्स भी बिल्कुल मैम, ड्रग्स भी बहुत सारे हैं जो हम अब बहुत सारे ड्रग्स आ गए हैं मार्केट में जो कहते हैं कि हम लिवर के टॉनिंग है या जो भी है, तो वो ख़राब ही करते हैं एक्चुअली अल्टीमेटली। अब सबसे कॉमन एग्जांपल है वैसे तो जैसे कि टीबी के ड्रग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा लिवर को कई बार ख़राब कर देते, तो हमने बहुत केसेस में देखा है कि टीबी एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग्स हैं वो भी लिवर को ख़राब करते हैं। कई लोग पैरासीटामोल की गोलियां ज़्यादा खा लेते हैं, उनसे भी लिवर ख़राब हो जाता है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं बट वो उनका इंसिडेंस कम है, मतलब वो उनसे भी लंबे समय तक खाने से थोड़ा थोड़ा लिवर डैमेज हो जाता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा अगर बहुत लंबे समय तक हम खा रहे हैं तो उससे भी डैमेज हो सकता है। बट हाँ, मोस्टली जो ड्रग्स हैं जैसे ये मैंने बताया, इनके कारण लिवर डैमेज हो, या कोई हर्बल भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण भी ड्रग्स लिवर कभी खराब हो सकता है। तो हर्बल मेडिसिन और हर्बल से भी खराब होने के चांस हैं, पूरे चांसेस रहते हैं। सब एक ही ड्रग्स, दूसरी है जो ये बच्चे नशा करते हैं या जो लोग नशा कर रहे हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नारकोटिक ड्रग्स कहेंगे। मैं पंजाब आया 8-9 साल पहले, तो मैंने देखा कि यहाँ तो एक वायरस है हेपेटाइटिस सी और बी, यहाँ तो इतने ज़्यादा प्रेवलेंट हैं कि इट इज़ लाइक द नशे की कैपिटल है पूरे इंडिया की, पंजाब बन चुकी। तो उसमें 2 वायरस आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। एक बी वायरस आता है और एक सी वायरस है। सबसे पहले एक स्टडी आई थी जिसमें यह बताया गया था कि हर 30 सेकंड में दुनिया में हेपेटाइटिस से एक मरीज मर रहा है। तो इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये एक साइलेंट किलर है। जो हेपेटाइटिस बी और सी जो हैं ये साइलेंट किलर हैं। तो हेपेटाइटिस बी क्यों खतरनाक है? एक तो इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, और ये तब पता चलता है जब हम अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हमें वो लीवर की दिक्कत आ रही हो, जॉन्डिस हो गया हो, तो बहुत लेट डिटेक्ट होता है कई बार। हमें बेसिकली मैं ये करूँगा, अगर आप अपने रूटीन में ब्लड टेस्ट करा रहे हैं तो इसको हेपेटाइटिस बी और सी दोनों की स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। मतलब ये भी बोल दें अपने लेबॉर्ट्री वालों को कि ये करा दो जी, क्योंकि अगर हेपेटाइटिस बी अर्ली पकड़ा जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होके उसकी जो मतलब एक्टिविटी है उसको हम रोक सकते हैं ताकि लीवर डैमेज ना हो आगे। तो हेपेटाइटिस बी को तो दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है, और बी जो वायरस है इसकी वैक्सीन भी आई है, तो वो सबको लगती है, बच्चों को भी लगती है, एडल्ट्स में भी लगती है, तो वो भी ज़रूर आप लगवाएं। जैसे मैंने ए के बारे में पहले बोला, तो बी की भी वैक्सीन है, और बी को रोकथाम के लिए उसका ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं। और अगर आपको बी पॉजिटिव आ गया है, वायरस बाय चांस है, तो आप ज़रूर अपने लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाएं। डॉक्टर साहब, इसका स्प्रेड कैसे होता है हेपेटाइटिस सी? अभी हम आते हैं हेपेटाइटिस बी उसकी स्प्रेड पे। इसके मैम प्रमुख 3 कारण हैं। सबसे पहले ये है कि जैसे जो पंजाब में मैंने बोला, जो नीडल्स लगाते हैं, जैसे कंटामिनेटेड नीडल्स लगा लिया, या उसको हमने कोई गंदी सुइयाँ लगा ली, या नशे करने सेम सुइयाँ शेयर कर ली हमने, जैसे वो भी नशा कर रहा है सुई लगा के, हम भी नशा कर रहे हैं, तो सेम नीडल्स या कंटामिनेटेड नीडल्स से ये बहुत ईजिली स्प्रेड है। दूसरा, ब्लड प्रोडक्ट्स, सपोज ट्रॉमा केसेस में हमने देखा गया जिनको ब्लड की ज़रूरत है या कोई और रीज़न के लिए ब्लड की ज़रूरत है, तो कई बार वही कंटामिनेटेड नीडल्स होंगी या कंटामिनेटेड ब्लड होगा, उसके कारण हमें हेपेटाइटिस बी या सी हो रहा है। और थर्ड रीज़न है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, उसके कारण भी हेपेटाइटिस बी और सी के होने के चांस हैं बॉडी में। सो अल्टीमेटली डॉक्टर साहब, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो हेपेटाइटिस सी है या हेपेटाइटिस सारे तरह के हेपेटाइटिस हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं, इनकी रोकथाम हो सकती है, और अगर हम लापरवाही करते हैं तभी ये हमें बिल्कुल मैम, इनकी स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। ये भी एक मैसेज है मेरा, हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर बीसी हो गया है तो इनका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल हो गया। पहले इनके इंजेक्शंस लगते थे, बी वायरस की भी गोलियां हैं, और सी वायरस की तो सिर्फ 3 महीने का कोर्स है, एक टैबलेट लेनी होती है, उससे ये काफ़ी 95% केसेस में ये बॉडी में रहेगा तो ज़रूर, बट इसकी एक्टिविटी नहीं होगी, ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा बॉडी में ज़्यादा, मतलब एक्टिव नहीं पाएगा, लीवर ख़राब नहीं कर पाएगा अगर हम सी वायरस की मेडिसिन ले लेते हैं। तो उसका इलाज बहुत सिंपल है, अपने लिवर के स्पेशलिस्ट के पास जाएँ और BC का इलाज कराएँ। डॉक्टर साहब, इसका स्प्रेड हेयर कटिंग या हेयर सैलून से भी हो वही मैम, अगर तो बॉडी में कट लगता है, अगर कंटामिनेटेड है, हाँ, अगर जहाँ पे भी आपका स्किन की एब्रेजन है, जहाँ पे भी आपको स्किन में कट लगा है, कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि आपका ब्लड कांटेक्ट में आ रहा है उस कंटामिनेटेड थिंग से, वहाँ से आपको बिल्कुल हो सकता है। तो वहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए। बिल्कुल मैम, आपको अपने अगर तरह से सफाई और बिल्कुल मैम, जहाँ से भी कट लगता है, आपके ब्लड के संपर्क में आ रहा है कोई भी औजार, डेफिनेटली उससे चांस है। डॉक्टर साहब, गुड डाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए? क्या होता है अच्छी पाचन? मैं वही आ रहा था कि एक्चुअली गुड लिवर मींस गुड बॉडी, एंड उसके लिए मैं 5-6 चीज़ें मैं बोलूँगा जिससे कि हमारा लिवर हेल्दी रहे। पहले तो मैम हमें एक बैलेंस डाइट बनानी चाहिए जिसमें प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा, फैट और कार्बोहाइड्रेट का कम रखना चाहिए।
दूसरा फाइबर ज़्यादा रखना चाहिए हमें, जो फ्राइड आइटम्स हैं और जो फैटी आइटम्स हैं, जो बेकरी आइटम्स हैं, फर्मेंटेड शुगर्स हैं, उसको कम रखना चाहिए। चौथी चीज़ है पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। सो वी शुड हैव मोर ऑफ वाटर ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे। चौथी चीज़ है कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, जिनमें कि हमारे लीवर को अच्छा रखती हैं, जैसे ब्रोकली हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, स्पेनेक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें फाइबर अच्छा फाइबर भी देती हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी देती हैं। दूसरी चीज़ है हमारी वॉकिंग, थोड़ी एक्सरसाइज 30 मिनट्स अ डे बहुत अच्छी है हमारे लीवर के लिए। और फिर अगले जो मैंने लास्ट बोला था वैक्सीनेशन, ए और बी वायरस की वैक्सीनेशन से, ये सारे स्टेप्स हैं जिससे हमारा कि लिवर बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। एंड ऑफ कोर्स नो अल्कोहल एंड नो ड्रग्स। अब हम थोड़ा सा लिवर से हटके मैम बात करते हैं इंटेस्टाइन के ऊपर। तो इंटेस्टाइन में अब मैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बताऊंगा कि जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि पेट कुछ भी खाया तो हमें पेट में डिस्कम्फर्ट हो गया और साथ ही हमें टॉयलेट जाना पड़ रहा है या बार बार हमें टॉयलेट जाना पड़ रहा है। तो उसके 2-3 प्रमुख कारण है। ये आजकल बहुत कॉमन है, यंग फीमेल्स में बहुत कॉमन है, जो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं उनके लिए बहुत कॉमन है, या जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर खा रहे हैं, या वही बात आ जाती है कि जो बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड चीज़ें, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं। तो ये 3-4 प्रमुख चीज़ें जिनके कारण के हमें एक सिंड्रोम डेवलप हो रहा है जिसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल। तो जो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इसमें हम कुछ भी खाते हैं हमारे पेट में मरोड़ पड़ता है और हमें एकदम से भाग के टॉयलेट जाना पड़ता है, हमें डिस्कम्फर्ट हो जाता है। इसको IBS या इरिटेबल बाउल बोल रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी यही है कि लाइफस्टाइल को मैनेज करें, फूड का अपना अच्छा इंटेक, मतलब उसको फूड को मॉडिफाई करें, ज़्यादा तली भारी मसाले वाली चीज़ें या मीठी चीज़ें ना खाएं। दूसरा कि अपना स्ट्रेस कम करें, अपनी नींद अच्छी रखें, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हेल्प करेगी। और फिर तीसरा है कि इनके कुछ ड्रग्स भी आ गए हैं, मतलब दवाइयाँ आ गई हैं जिसके कारण ये ठीक हो जाता है। उन दवाइयों में भी कुछ अच्छे बैक्टीरिया हम देते हैं जिसके कारण कि गट की जो इम्यूनिटी है, जो गट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया आ जाएँ तो उससे हमारी गट की इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है और हमें अच्छा हमारा बॉडी का लाइफ साइकिल सिस्टम जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये तो है डॉक्टर साहब की फ्रीक्वेंसी है जब टॉयलेट जाने की। कभी कभी कई लोग कॉन्स्टिपेशन से भी सफ़र करते हैं। हाँ, कॉन्स्टिपेशन में अगेन वही है कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसमें भी अगेन डाइट रोल प्ले करती है हमारा। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको बहुत लंबे समय से, मैं कहूँगा 3-4 बीमारियाँ तो बहुत कॉमन है। थायराइड हो गया, शुगर हो गया, या वूमेन में पोस्ट सर्जरी बहुत कॉमन है, या हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ्राइड ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा फाइबर इंटेक हमारी डाइट में है ही नहीं है, तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें भी यही कहूँगा कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो अपनी डाइट को सुधारें। कुछ ड्रग्स आ गए हैं, दवाइयाँ आ गई हैं, तो उससे भी हमारा जो है कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन कहते किसे हैं, वो भी है अगर आपकी 3 बाउल मूवमेंट्स आ रही हैं लेस देन पर वीक तो हम उसे कॉन्स्टिपेशन का नाम देते हैं आजकल। तो अगर इतनी कम है तो ज़रूर अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या पेट के डॉक्टर को दिखाएं, अपने ये ब्लड टेस्ट कराएं, फिर वैल्यूएट करें। और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन में वज़न कम हो रहा है, या टॉयलेट में ब्लड आ रहा है, या कोई और दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द भी रह रही है, तो आप ज़रूर एक टेस्ट होते हैं कोलोनोस्कोपी, उसके लिए भी आप जा सकते हैं। इसके साथ में मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमने IBS बात करी, तो 1-2 बीमारियाँ और भी हैं जो मैंने देखी हैं पंजाब में कॉमन है, जिसके कारण कि बहुत लोगों को पेट की, मतलब इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ज़्यादा मोशंस आ रहे हैं उनको। उनका नाम है संग्रहणी, या बोलते हैं IBD। तो IBD में क्या होता है, ब्लड आता है स्टूल्स में। ये एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। अगर आपको लूज मोशंस भी हैं और कुछ मोशंस में ब्लड आ रहा है बार बार, आपका पेट भी काफ़ी दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको इंटेस्टाइन में ज़ख्म हो या अल्सर हो। तो उसके लिए ज़रूर आप कोलोनोस्कोपी टेस्ट कराएं, क्योंकि अपने नज़दीकी गैस्ट्रो या पेट के डॉक्टर से, क्योंकि उससे आपकी जो अंदर की आंतों के अगर ज़ख्म या छाले होंगे वो पकड़े जाएंगे। तो ये भी मैंने यहाँ इस बेल्ट में बहुत देखा है कि हमें वो, इसमें भी यही है कि लोग पहले आते नहीं है, और कई बार हम जब चेक करते हैं कोलोनोस्कोपी से इंटेस्टाइन में, तो पूरी इंटेस्टाइन में छाले छाले पड़े होते हैं। तो अगर आपको ब्लड आ रहा है स्टूल्स में, बार बार स्टूल्स आ रहे हैं, इसके 2 ही प्रमुख सिम्टम्स हैं, तो ज़रूर उसको कोलोनोस्कोपी के द्वारा चेक करवाना चाहिए। हाँ जी। डॉक्टर साहब, एक एलर्जीज़ के बारे में बड़ा सुनने में आया है, लोगों ने दूध छोड़ दिया, आलमंड मिल्क पे चले गए, सोया मिल्क पे चले गए, या वीट एलर्जीज, अलग अलग तरह के आजकल ग्लूटेन एलर्जीज हैं। ये एक बड़ा, किससे कहते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि हम लोग करते, पेशेंट हमारे पास आता है कि कहता है कि मेरे को कुछ भी खाता हूँ तो हजम नहीं हो रहा, टॉयलेट आ रही है बार बार, और फिर जब हम सारे टेस्ट कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं आता। तो पंजाब में एक ऐसी बीमारी है जो कि हर जगह है वैसे तो इंडिया में, बट पंजाब में थोड़ी ज़्यादा है, उसको हम सीलियक डिजीज़ बोलते हैं। सीलियक डिजीज़ का मतलब ये है कि ग्लूटेन एलर्जी, ग्लूटेन मीन्स वीट की एलर्जी, जिनको कनक खाने से
पेट में दर्द, पेट में मरोड़, बार बार लूज मोशन आना, हीमोग्लोबिन कम होना, वजन कम होना। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें हो रही हैं जैसे मैंने अभी बताया, तो आपको ज़रूर अपने लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाओ। हो सकता है कि आपको वीट एलर्जी हो। वीट एलर्जी का जो टेस्ट है वो बड़ा सिंपल है। या तो हम एक ब्लड टेस्ट से इसको पता लगा सकते हैं, या फिर एंडोस्कोपी के थ्रू आपकी छोटी आंत का एक पीस लेके उसको जांच के लिए भेज देते हैं। उसमें भी वीट एलर्जी आ जाती है, जिसको कि सीलिएक डिजीज़ बोलते हैं। तो इसका इलाज भी बड़ा सिंपल है। हमें वीट नहीं खानी है, जिसे ग्लूटन बोलते हैं, वो नहीं खानी है। ग्लूटन फ्री डाइट्स आती हैं आजकल, बिस्किट्स आते हैं, एवरीथिंग आता है, जिसके कारण हम आराम से अपना लाइफस्टाइल जी सकते हैं और हमारी सारी बॉडी के सिस्टम्स रिकवर हो जाएंगे अगर हम वीट एलर्जी को डायग्नोस करके उसका सही से ट्रीटमेंट करेंगे। और दूसरा चीज़ आपने पूछा कि दूध से एलर्जी है, वो आजकल एक ब्लड टेस्ट आ गया जिससे जितने भी पदार्थ हम कॉमनली लेते हैं उनको फूड एलर्जीज बोलते हैं, उनके वो भी सारी टेस्ट हो जाती हैं। जो भी हम पल्सेस ले रहे हैं, जो भी हम मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जो भी हम नट्स ले रहे हैं, जो भी हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उन सब की एलर्जी का टेस्ट आजकल आ गया है। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा डिफरेंट सा है कि आपको पच नहीं रहा है या कुछ और चीज़ें ऐसी हो रही हैं, इमोशंस आ रहे हैं बार बार, बट आपका बाकी कुछ ठीक है, तो ज़रूर आपको हो सकता है कि आपको फूड एलर्जीज़ हों। तो नज़दीकी अपने पेट के स्पेशलिस्ट के पास जाके फूड एलर्जीज़ की भी जांच आप करवा सकते हैं। तो इससे बहुत लोगों के डायग्नोसिस हुए हैं जिससे कि उनको काफ़ी हेल्प हुई। डॉक्टर साहब, एक और सुनने में आया है कि गन्ने का रस बहुत अच्छा होता है लिवर के लिए, तो क्या वो मैम ये भी एक मिथ है एक्चुअली। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको हेपेटाइटिस हुआ है तो अगर आप कंटेमिनेटेड रस पी रहे हो, अगर वो आप जहाँ से निकल रहा है गन्ने का रस, मतलब और उसमें मीठा कितना है और निकल कहाँ से रहा है रस, वो कंटेमिनेटेड हो गया, अगर गंदे हाथ लगे तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि साफ करने का रस, हाँ, कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि गन्ने रस से लिवर पकअप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ हमारी सोसाइटी में ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं विच आई एम श्योर कि लोग आपके पास या कोई भी और डॉक्टर के पास जाके स्पेशली कंसल्टेशन तो नहीं लेंगे इन चीज़ों की, बट क्लैरिफिकेशन सबको चाहिए इनके बारे में। तो एक तो बड़ा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि हाउ गुड इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग से मेरा मतलब है वो जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट आइदर 12 आवर्स या 16 आवर्स के बाद लेने वाली चीज़ है वो। इसमें मैम दो थ्योरीज हैं। कुछ लोग तो इसको मना करते हैं, बट आइडली ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्टिव है। क्योंकि होता क्या है, जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो बॉडी में, ऑब्वियसली शुगर नहीं जा रही है तो इंसुलिन लेवल्स बढ़ेंगे, तो उसके कारण वेट लॉस होता है। तो जब वेट लॉस हो रहा है तो पीपल फील गुड अबाउट इट। हाँ, कुछ समय के लिए जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए फ़ाइन है, लंबे समय तक इसको नहीं करना चाहिए, और जो डायबिटिक्स है उनको नहीं करना चाहिए। कुछ समय के लिए ठीक है, आपका थोड़ा बहुत वेट लॉस में हेल्प हो जाएगी, आपकी डाइट थोड़ी रेगुलेट हो जाएगी। सो दिस कैन बी डन फॉर अ फ्यू मंथ्स बट नॉट फॉर अ लाइफ टाइम। मतलब सारी उम्र अगर नहीं, ऐसा तो नहीं, आपको एक स्पेसिफिक ही वेट लॉस करना रहेगा। अगर आप रूटीन ऐसा रखेंगे तो देखो ब्रेकफास्ट भी ज़रूरी होता है हमारे लिए, हमारा डे स्टार्ट होता है, तो दिस इज़ नॉट द आइडियल थिंग टू डू एक्चुअली। हाँ, बट फॉर सम मंथ्स इट कैन बी डन। तो फिर जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग को रिवर्स करेंगे तो उतना ही वेट भी गेन हो जाएगा। नहीं, देन यू हैव टू गेन बैलेंस द डाइट ना। आप ये नहीं करेंगे कि आप ब्रेकफास्ट अगर कर लेंगे तो कोई वेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो पूरे दिन की कैलोरीज पे या पूरे दिन के आपके लाइफस्टाइल पे मैटर करता है, आप खा क्या रहे हैं, आप एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं। सो दिस इज अगेन यू कैन मेंटेन योर वेट। इफ यू हैव लॉस्ट योर मेंटेन वेट, यू कैन हैव अगेन अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड देन यू कैन इजीली मेंटेन योर वेट। एक और बहुत है कीटो डाइट के ऊपर आ रहा है, जिसमें कि खाली फैट्स एंड प्रोटीन्स ले रहे हैं, कार्ब्स बिल्कुल बंद है, शुगर्स बिल्कुल। हाँ, वो आजकल अगेन थेरेपी फॉर वेट लॉस, बट ठीक, अगेन आई विल से सम मंथ्स मे बी इट इज फाइन, बट अगेन शुड नॉट बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी स्टोर है हमारी बॉडी का। वी जस्ट कांट से कि हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ज़रूर कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ समय तक हम उनको बंद कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड क्वान्टिटी तो एवरी डे शुड बी देयर इन योर डाइट। And once you have achieved your desired weight loss, maybe after a couple of months or so, तो उसको हम दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं। उसको बैलेंस करके रखना चाहिए बेसिकली। फॉर लॉन्ग थिंग्स आई डोंट रिकमेंड दिस। डॉक्टर साहब, कार्ब्स ना लेने से क्या मसल लॉस होता है? मसल लॉस तो मैम प्रोटीन से होगा बेसिकली, अगर हम प्रोटीन से नहीं है हमारी बॉडी में, बट कार्ब लेने से जो हमारी एनर्जी स्टोर्स होते हैं, जो बॉडी में जो एनर्जी रहती है वो नहीं रहेगी। और वैसे भी कार्बोहाइड्रेट्स में से शुगर्स आती है, शुगर्स के लिए भी तो ज़रूरी, शुगर्स ही हमारी बॉडी बिल्डिंग सेल्स हैं बेसिकली। तो वो अगर बिल्कुल भी शुगर नहीं है इनटेक अंदर हमारे, तो बॉडी बिल्डिंग जो है, मतलब हमारी एनर्जी स्टोर्स नहीं रहेंगे बॉडी में। तो अगेन एवरीथिंग इज शुगर या प्रोटीन टू वो नहीं बनेगा। हाँ, वो नहीं बनेगा मैम, वो अगेन इट वोंट हैपन। सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट।
in a balanced in a environment. balance. Thank you, Dr. Sam. Thank you so much for being with us and giving us all this Thank you. information. तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंकुश बंसल जी, जिन्होंने हमें आज पेट से लेके जिगर तक जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो वीक स्टमक, वीक डाइजेशन, चाहे वो लिवर की डिजीज़ेस, चाहे वो लिवर एंड ड्रग एब्यूज़ है, अल्कोहल एब्यूज़ है, या जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी, उन सब के बारे में हमें बताया। आशा करती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, आपको इससे पूरी तरह की नॉलेज मिली होगी, और हम जल्द ही मिलते हैं अपने नए पॉडकास्ट को लेके एक नए टॉपिक के साथ अगले हफ्ते।